नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल पे प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन से जो करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है, उसके तहत आज हम लोग मई 2021 के प्रतियोगिता दर्पण से मार्च 2021 के सभी महत्वपूर्ण घटनाक्रम को, चाहे वे घटनाक्रम राष्ट्रीय स्तर के हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, चाहे वह आर्थिक जगत से हो या खेल जगत से, अंतरिक्ष से जुड़ा हो या फिर प्रौद्योगिकी से, हर घटनाक्रम को आने वाले परीक्षा की दृष्टि से 130 एमसीक्यू के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे और फिर जहां भी हमें ज़रूरत होगी उस टॉपिक को हम लोग व्याख्या के माध्यम से भी क्लियर करेंगे, जिससे कि इस पूरे महीने के सभी घटनाक्रम आसानी से हमें याद हो सके। दोस्तों, प्रश्न श्रृंखला शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूं कि प्रतियोगिता दर्पण की ये जो सीरीज मैंने स्टार्ट की है, इसके तहत अभी तक 2 महीने के वीडियोज इस चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं। और वे कौन कौन से महीने हैं? तो जनवरी 2021 के सारे करंट अफेयर्स और फिर फरवरी 2021 के सारे करंट अफेयर्स, ये इस चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। दोस्तों, आप लोग उन सभी वीडियो को जरूर देखिएगा, आने वाले एग्जाम के दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। अब दोस्तों, अब हम लोग शुरू करते हैं मार्च 2021 के सभी महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के प्रश्न श्रृंखला की सीरीज का, और लेते हैं पहला प्रश्न। दोस्तों, पहला प्रश्न है, आज़ादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ कब किया गया? ऑप्शन है आपके सामने 10 मार्च 2021, 12 मार्च 2021, 10 अप्रैल 2021, 12 अप्रैल 2021। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी 12 मार्च 2021। अब हम लोग देखते हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव है क्या। व्याख्या में, देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा होने के अवसर को हर्षोल्लास तरीके से मनाने के लिए 75 सप्ताह के अमृत महोत्सव का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2021 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से पद यात्रा को हरी झंडी दिखाकर की। स्वतंत्रता की आज़ादी का जो 75 वर्ष पूरा हो रहा है, उसी के उपलक्ष्य में 2022 में जो पूरा होगा, उसके उपलक्ष्य में हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव का एक शुभारंभ किया है, जो कि कितने दिनों तक चलेगा? 75 सप्ताह तक, जो कि 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। ठीक है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया एट 75 नामक एक वेबसाइट की भी शुरुआत की। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव जो कि 75 सप्ताह तक चलेगा, यह 12 मार्च 2021 से प्रारंभ होकर 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। और यह कहाँ से शुरुआत की? तो प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से इसकी शुरुआत की, और इस दौरान उन्होंने एक नए वेबसाइट भी लॉन्च किया जिसका नाम था इंडिया एट 75, क्योंकि आज़ादी के 75 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में यह महोत्सव मनाया जा रहा है। ठीक है, तो आपको बहुत सारे फैक्ट्स मिल गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। 12 मार्च 2021 से कितने सप्ताह के आज़ादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबरमती आश्रम से की? ऑप्शन है आपके सामने 25 सप्ताह, 50 सप्ताह, 52 सप्ताह, 75 सप्ताह। तो पिछले पहले प्रश्न के व्याख्या में हम लोगों ने इस सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया था, इसलिए इसका उत्तर हम लोग आसानी से बता सकते हैं, ऑप्शन डी, यानी 75 सप्ताह। ठीक है, आज का तीसरा प्रश्न लेते हैं। 12 मार्च 2021 को प्रारंभ 12 मार्च 2021 से प्रारंभ आज़ादी के अमृत महोत्सव का समापन किस तिथि को होगा? तो यह 75 सप्ताह तक चलेगा। 12 मार्च 2021 से प्रारंभ होकर 15 अगस्त 2023 तक यह चलेगा। 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2023 तक। ठीक, टोटल 75 सप्ताह। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से एक नए वेबसाइट की भी शुरुआत की? ऑप्शन है आपके सामने इंडिया एट 75, भारत एट 2021, इंडिया एट 2022, भारत एट 75। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी इंडिया एट 75। और पहले प्रश्न के व्याख्या में इन सारे प्रश्नों को हम लोगों ने व्याख्या में हल कर लिया था, इसलिए इसका उत्तर हम लोग आसानी से दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। कैच द रैन अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है आपके सामने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा,
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कैच द रन अभियान की शुरुआत की गई है। व्याख्या में अब हम लोग देख लेते हैं। 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई जल शक्ति अभियान कैच द रन की शुरुआत की। यह जल शक्ति मंत्रालय से रिलेटेड है। इस अभियान का उद्देश्य वर्षा की बूंदों को सहेजते हुए जल का संरक्षण करना है। तो किस मंत्रालय ने शुरू किया है? जल शक्ति मंत्रालय ने कैच द रन का अभियान जल संरक्षण के उद्देश्य से। अगला प्रश्न लेते हैं। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में किन दो राज्य सरकारों के बीच केन बेतवा लिंक परियोजना हेतु एक समझौता मार्च 2021 में संपन्न हुआ? तो केंद्र सरकार की जो जल शक्ति मंत्रालय है उसकी अध्यक्षता में दो राज्यों के बीच ये केन बेतवा जल परियोजना लिंक परियोजना पर समझौते पर हस्ताक्षर हुए। वो किन राज्यों के नाम बताने हैं? ऑप्शन है आपके सामने उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश एवं बिहार। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच। अब हम लोग देखते हैं व्याख्या के माध्यम से और इस केन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। 22 मार्च 2021 को केंद्र सरकार की जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की सरकारों के मध्य केन बेतवा लिंक परियोजना हेतु समझौता हुआ। उल्लेखनीय है कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की नदी जोड़ो परियोजना, उन्होंने अपने कार्यकाल में एक परियोजना शुरू की थी जिसका नाम था नदी जोड़ो परियोजना के तहत केन बेतवा नदी के जल बंटवारे के लिए उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की सरकारों के बीच अगस्त 2005 में ही समझौता हुआ था, किंतु इस दिशा में कोई प्रभावी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई थी। 2005 में समझौता हो गया था लेकिन कार्य योजना पर अभी तक काम नहीं किया गया था, तो उसी काम को अब पूरा किया गया है 16 साल बाद। ठीक है, और ये जल नदी ये अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा नदी जोड़ो परियोजना के तहत केन बेतवा नदी लिंक परियोजना शुरू की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। 2 से 4 मार्च 2021 को भारत सरकार द्वारा वर्चुअल तरीके से आयोजित मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शीर्षक से एक ई बुक जारी किया? ऑप्शन है आपके सामने मैरीटाइम इंडिया विजन 2025, ऑप्शन बी मैरीटाइम इंडिया विजन 2030, ऑप्शन सी मैरीटाइम इंडिया विजन 2035, ऑप्शन डी मैरीटाइम इंडिया विजन 2050। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी मैरीटाइम इंडिया विजन 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का 7वां प्रश्न। 2021 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित पहला ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान है? ऑप्शन है आपके सामने PSLV C61, ऑप्शन बी PSLV C51, ऑप्शन सी PSLV C41 या ऑप्शन डी PSLV C31। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी PSLV C51। अब हम लोग व्याख्या के माध्यम से इस इसरो द्वारा लॉन्च की गई इस PSLV C51 के बारे में जानते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे इसरो भी कहा जाता है, इसरो ने वर्ष 2021 में अपना पहला उपग्रह 2021 का पहला उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया? PSLV C51 का प्रक्षेपण 28 फरवरी को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र से किया। PSLV C51 के द्वारा 19 उपग्रहों, जिसमें 13 अमेरिका के, 5 भारत के और 1 ब्राजील के, 13 + 5 18 + 1 19, टोटल 19 उपग्रहों का प्रक्षेपण एक साथ किया गया। किसके द्वारा? PSLV C51 के द्वारा, और इसरो का 2021 का पहला प्रक्षेपण है। ब्राजील के, इसमें 5 ठो भारत का, 13 ठो अमेरिका का और 1 ब्राजील का भी था। ब्राजील के उपग्रह, जो एक उपग्रह था उसका नाम था अमेजोनिया 1। भारत के उपग्रहों में DRDO के युवा वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सिंधु नेत्र शामिल है। सिंधु नेत्र पहाड़ी इलाकों से लेकर हिंद महासागर के तटवर्ती क्षेत्रों में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखने के लिए डिजाइन किया गया है। तो
डीआरडीओ के युवा वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया सिंधु नेत्र को भी अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया पीएसएलवी C-51 के द्वारा। और इसकी विशेषता, सिंधु नेत्र की विशेषता क्या है, तो ये पहाड़ी इलाकों से लेके हिंद महासागर के तटवर्तीय क्षेत्रों तक भी वो गतिविधियों पर नजर रखने के लिए इसे भेजा गया है। भारतीय उपग्रहों में स्पेस किड्स इंडिया द्वारा निर्मित सतीश धवन सैटेलाइट SDSat को भी शामिल किया गया है। 5 उपग्रह है, उसमें से 2 उपग्रह जो है, एक है सतीश धवन सैटेलाइट जो कि किड्स इंडिया, स्पेस किड्स इंडिया द्वारा निर्मित किया गया है, और एक डीआरडीओ के युवा वैज्ञानिकों द्वारा सिंधु नेत्र भी इसमें शामिल है। और ब्राजील का जो उपग्रह है वो अमेजोनिया 1 नाम से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। PSL, अगर पिछले इस प्रश्न के व्याख्या को अगर आप अच्छे से ध्यानपूर्वक सुने होंगे तो कई सारे प्रश्न के उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, PSLV C-51 के द्वारा एक साथ कितने उपग्रहों का प्रक्षेपण 28 फरवरी 2021 को किया गया? ऑप्शन है आपके सामने 119, 113, 19, 51। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, पिछले प्रश्न के व्याख्या में हम लोगों ने इसका उत्तर पढ़ लिया है, और सही उत्तर है 19 उपग्रह को, जिसमें 13 अमेरिका का, 5 भारत का और 1 ब्राजील का। ब्राजील के उपग्रह का नाम था अमेजोनिया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, PSLV C-51 के द्वारा प्रक्षेपित 19 उपग्रहों में शामिल अमेजोनिया 1 किस देश की अर्थ ऑब्जर्वर सैटेलाइट है? ऑप्शन है आपके सामने रूस, अमेरिका, ब्राजील, चिली। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अमेजोनिया 1 ब्राजील का अर्थ ऑब्जर्वर सैटेलाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का 10वां प्रश्न, किस संस्था के युवा वैज्ञानिकों द्वारा पहाड़ी इलाकों से लेकर हिंद महासागर के तटवर्ती क्षेत्रों तक होने वाली गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक उपग्रह जिसका नाम है सिंधु नेत्र विकसित किया गया है? तो ऑप्शन है आपके सामने इसरो द्वारा, डीआरडीओ द्वारा, IIT कानपुर द्वारा, IISc बेंगलुरु द्वारा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, डीआरडीओ द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेस किड्स इंडिया द्वारा निर्मित किस सैटेलाइट का प्रक्षेपण PSLV C-51 के द्वारा किया गया? ऑप्शन है आपके सामने सतीश धवन सैटेलाइट, अब्दुल कलाम सैटेलाइट, अटल बिहारी सैटेलाइट, के कस्तूरी रंगन सैटेलाइट। तो इस प्रश्न का भी उत्तर हम लोगों ने पिछले प्रश्न के व्याख्या में समझ लिया था, SDSat यानी सतीश धवन सैटेलाइट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में संसद द्वारा एक संशोधन विधेयक मार्च 2021 में पारित किया गया जिसके तहत निर्वाचित सरकार को किसी भी कार्यकारी फैसले के लिए उपराज्यपाल की राय लेना अनिवार्य कर दिया गया है? केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछा गया। ऑप्शन है आपके सामने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, पुदुचेरी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, दिल्ली के बारे में यह अमेंडमेंट बिल लाया गया था जिसे संसद द्वारा पारित कर दिया गया। अब हम लोग इस बिल के बारे में थोड़ा सा व्याख्या में देख लेते हैं। 1991 में बनी GNCTD एक्ट। अब GNCTD का फुल फॉर्म है द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटोरी ऑफ दिल्ली। GNCTD, द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटोरी ऑफ दिल्ली। और इसी से पता चल जाता है कि यह एक्ट दिल्ली से संबंधित है। तो GNCDT एक्ट के द्वारा 1991 का एक्ट है, दिल्ली को सीमित विधायी शक्तियों वाली विधानसभा के साथ एक केंद्र शासित क्षेत्र बनाया गया था। ताज़ा संशोधन जो हाल फिलहाल में संशोधन हुआ है, या ताज़ा संशोधन विधेयक के जरिए 1991 के इस एक्ट में संशोधन कर उपराज्यपाल व राज्य सरकार के अधिकारों को स्पष्ट व्याख्या की गई है। विधेयक में यह स्पष्ट किया गया है कि दिल्ली में सरकार से तात्पर्य उपराज्यपाल से ही है तथा निर्वाचित सरकार को किसी भी कार्यकारी फैसले के लिए उपराज्यपाल की राय लेना अनिवार्य होगा। बार बार यह देखा जाता है कि दिल्ली सरकार और वहाँ के जो उपराज्यपाल हैं उनके बीच टकराव होती रहती है। इसी को मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार ने संसद में इससे संबंधित एक अमेंडमेंट बिल पारित किया कि अब दिल्ली सरकार से मतलब उपराज्यपाल से है, और उसके कार्यकारी फैसले लेने के लिए वहाँ की जो चुनी गई सरकार है उसको किसी भी कार्यकारी फैसले लेने के लिए उपराज्यपाल की राय लेना अनिवार्य कर दिया गया है इस अमेंडमेंट बिल के बाद, अमेंडमेंट एक्ट के बाद। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2021 में तीरथ सिंह रावत किस राज्य के 10वें मुख्यमंत्री बने? ऑप्शन है आपके सामने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए उत्तराखंड। उत्तराखंड में 4 वर्ष पुरानी भाजपा सरकार में नेतृत्व परिवर्तन मार्च 2021 में किया गया है। विगत 4 वर्षों से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे श्री त्रिवेंद्र रावत के स्थान पर गढ़वाल के भाजपा सांसद श्री तीरथ सिंह रावत को नया मुख्यमंत्री बनाया गया है और वह इस प्रदेश के 10वें मुख्यमंत्री बने हैं। तो उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री किन्हें बनाया गया? तीरथ सिंह रावत को। और बस नेतृत्व परिवर्तन किया गया है, कोई नया चुनाव नहीं हुआ है। भाजपा ने जो पुराने मुख्यमंत्री थे श्री त्रिवेंद्र रावत, उनके स्थान पर श्री तीरथ सिंह रावत को नया मुख्यमंत्री बनाया है। अगला प्रश्न लेते हैं, आज का 15वां प्रश्न। मार्च 2021 में भारत पाकिस्तान के सिंधु जल आयोग की 116वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई? ऑप्शन है आपके सामने कराची में, इस्लामाबाद में, अमृतसर में, नई दिल्ली में। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी यानी नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 अन्य राफेल विमानों की खेप भारत पहुंचने के साथ ही मार्च 2021 के अंत तक भारत में राफेल विमानों की कुल संख्या कितनी हो गई है? ये मार्च 2019 के अंत तक की बात कहा गया है। ऑप्शन है आपके सामने 7, 11, 14, 36। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी यानी टोटल 14 राफेल विमान मार्च अंत तक भारत में आ गए थे। अब हम लोग व्याख्या में देख लेते हैं राफेल विमान सौदे से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स को। भारतीय वायुसेना के लिए 3 और राफेल विमानों की खेप 31 मार्च 2021 को भारत पहुंचा, जिससे भारत में राफेल विमानों की कुल संख्या मार्च 2021 के अंत तक 14 हो गई। फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन द्वारा निर्मित ऐसे 36 राफेल विमानों की खरीद के लिए सौदा भारत ने सितंबर 2016 में किया था और इस सौदे को लेकर काफ़ी वाद विवाद भी हुए थे पिछले 1-2 सालों में। यह सभी विमान भारत को 2023 तक प्राप्त हो जाएंगे। भारत को कब कब कितने राफेल मिले हैं फ्रांस से अभी तक, उसकी एक सूची हम लोग देख लेते हैं। टोटल 36 विमानों का सौदा हुआ है। कब? तो सितंबर 2016 में। और तब से तो पहला खेप में 5 विमान आया 29 जुलाई 2020 को। फिर दूसरे खेप में 3 विमान 30 नवंबर 2020 को। फिर तीसरे खेप में 3 विमान 27 जनवरी 2021 को। और फिर इस चौथे खेप में 3 विमान फिर आया 31 मार्च 2021 को। ठीक है, अभी तक मैंने मार्च 2031 के अंत तक 14 विमान भारत में राफेल आ चुके थे। भारत में राफेल विमानों की पहली स्क्वाड्रन अंबाला में तैनात की जाएगी, जबकि दूसरी स्क्वाड्रन पश्चिम बंगाल के हाशीमारा वायु सैनिक केंद्र में भी तैनात किए जाने की तैयारी चल रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रांस की कौन सी कंपनी भारत के लिए राफेल विमान तैयार कर रही है? ऑप्शन है आपके सामने लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, थेल्स ग्रुप, डसॉल्ट एविएशन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों डसॉल्ट एविएशन, जो कि एक फ्रांस की विमानन कंपनी है और वही भारत के लिए 36 राफेल विमान तैयार कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राफेल विमानों की पहली स्क्वाड्रन कहां पर तैनात की जा रही है? ऑप्शन है आपके सामने हाशीमारा, अंबाला, दिल्ली, देहरादून। तो पहली स्क्वाड्रन अंबाला में तैनात की जाएगी और दूसरी की तैयारी चल रही है हाशीमारा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना द्वारा सेना को दूध की आपूर्ति करने वाली कितनी वर्ष पुरानी मिलिट्री फार्म सेवा को हाल ही में बंद कर दिया गया? ऑप्शन है आपके सामने 100 वर्ष पुराना, 120 वर्ष पुराना, 130 वर्ष पुराना, 132 वर्ष पुराना। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी 132 वर्ष पुराना था यह मिलिट्री फॉर्म सेवा। देख लेते हैं इसके बारे में। भारतीय सेना ने सेना को दूध की सप्लाई करने वाली 132 वर्ष पुरानी मिलिट्री फॉर्म सेवा को 31 मार्च 2021 को बंद कर दिया। इसके साथ ही देश के विभिन्न भागों में स्थित 130 डेयरी फार्म भी बंद हो गए। इससे जुड़े 130 मिलिट्री डेयरी फार्म भी संलग्न थे, वो भी बंद हो गए। इससे संबंधित एक विशेष कार्यक्रम दिल्ली छावनी में आयोजित किया गया। ऐसा पहला फॉर्म 1 फरवरी 1889 को स्थापित किया गया था। तो 132 साल पुरानी यह मिलिट्री फॉर्म सेवा को बंद कर दिया गया। देश में टोटल इसके कितने शाखा थे? तो 130।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। सेना को दूध की आपूर्ति करने वाले 132 साल पुरानी मिलिट्री फॉर्म सेवा बंद करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन 31 मार्च 2021 को कहाँ किया गया? ऑप्शन है आपके सामने, दिल्ली कैंट, आगरा कैंट, मेरठ कैंट, बेंगलोर कैंट। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, दिल्ली कैंट में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया और उसी के दौरान इसे बंद करने की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का 21वां प्रश्न। भाजपा जजपा गठबंधन वाली किस राज्य की सरकार के विरुद्ध मार्च 2021 में वहां की विधानसभा में लाया गया अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया? ऑप्शन है आपके सामने, बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, कर्नाटक में भाजपा जजपा की जो गठबंधन वाली सरकार है उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव वहां के विधानसभा में लाया गया था, जो कि खारिज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना टीकाकरण के तीसरे चरण में कितने वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों का टीकाकरण 1 अप्रैल 2021 से प्रारंभ किया गया? ऑप्शन है आपके सामने, तीसरे चरण की बात हो रही है दोस्तों, ध्यान से आप जवाब दीजिएगा। 18 वर्ष के, 25 वर्ष, 40 वर्ष, 45 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 45 वर्ष के ऊपर के लोगों का टीकाकरण तीसरे चरण में शुरुआत की गई है। भारत में टीकाकरण की हम लोग देख लेते हैं एक झलक में। भारत में टीकाकरण की शुरुआत कब हुई? तो पहला टीका 16 जनवरी से प्रारंभ किया गया, 16 जनवरी 2021 से। पहला चरण 16 जनवरी 2021 से प्रारंभ हुआ और उसके तहत स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स का टीकाकरण किया गया। दूसरा चरण कब से स्टार्ट हुआ? 1 मार्च 2021 से, और इसके तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों तथा 45 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे लोग जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित है, दूसरे चरण में। और पहले चरण में फ्रंट लाइन वर्कर्स और स्वास्थ्य कर्मियों को, दूसरे चरण में 60 साल से अधिक उम्र वाले सीनियर सिटीजन और 45 साल से अधिक उम्र वाले गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों के लिए, तीसरे चरण में 45 साल के ऊपर सभी लोगों के लिए टीकाकरण प्रारंभ किया गया 1 अप्रैल से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। 12 मार्च 2021 को वर्चुअल तरीके से संपन्न प्रथम क्वाड शिखर सम्मेलन 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ऑप्शन है आपके सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, गृह मंत्री अमित शाह ने, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब हम लोग क्वाड के बारे में एक बार देख लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इसी को कहते हैं क्वाड, इसका विस्तृत रूप नाम है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। और इसमें 4 देश शामिल है, भारत, अमेरिका, जापान व ऑस्ट्रेलिया के बीच बने चतुर्भुज गठबंधन क्वाड की पहली शिखर बैठक वर्चुअल तरीके से 12 मार्च 2021 को संपन्न हुई, जिसमें भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। इस शिखर वार्ता में निम्नलिखित 3 अलग अलग विशेषज्ञ समूह बनाने का भी निर्णय लिया गया। कौन कौन से समूह? तो कोरोना वैक्सीन बनाने से संबंधित एक समूह, फिर दूसरा अत्याधुनिक और संवेदनशील तकनीकी के इस्तेमाल से संबंधित एक समूह, और तीसरा जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए एक समूह। यानी 3 समूह का गठन करने का निर्णय प्रथम क्वाड शिखर सम्मेलन में लिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। 12 मार्च 2021 को वर्चुअल तरीके से संपन्न प्रथम क्वाड शिखर सम्मेलन में कितने प्रकार का विशेषज्ञ समूह बनाने का फैसला इस शिखर वार्ता में लिया गया? तो इसका व्याख्या पिछले प्रश्न के व्याख्या में हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं, और इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, 3 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का 25वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग का सदस्य देश नहीं है? ऑप्शन आपके सामने, भारत तो है, ऑस्ट्रेलिया ये भी है, दक्षिण अफ्रीका तो ये नहीं है, अमेरिका है, दक्षिण अफ्रीका जगह पर जापान है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका क्वाड के 4 सदस्य देश है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी दक्षिण कोरिया क्वाड में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2021 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत के किस पड़ोसी देश के विरुद्ध लाए गए प्रस्ताव पर हुए मतदान में भारत अनुपस्थित रहा? ऑप्शन है आपके सामने, पाकिस्तान, चीन, श्रीलंका, म्यांमार। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, श्रीलंका के विरुद्ध मानवाधिकार परिषद में एक प्रस्ताव लाया गया था जिसके मतदान में भारत अनुपस्थित रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वीडिश संस्था सिपरी SIPRI, इसका फुल फॉर्म हम आगे बताएंगे। तो स्वीडिश संस्था सिपरी द्वारा मार्च 2021 में जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में हथियारों के 3 बड़े निर्यातक देश हैं क्रमशः, यानी 3 सबसे बड़े
जो देश है, जो हथियारों के सबसे बड़े निर्यातक देश है, उसका नाम बताना है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। ऑप्शन है आपके सामने अमेरिका, रूस व फ्रांस। ऑप्शन बी चीन, रूस व अमेरिका। ऑप्शन सी अमेरिका, जर्मनी व फ्रांस। ऑप्शन डी अमेरिका, फ्रांस व रूस। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, अमेरिका, रूस और फ्रांस हथियारों के 3 सबसे बड़े निर्यातक देश है। और इसको व्याख्या में हम लोग देखते हैं, जो सिपड़ी की जो रिपोर्ट है जो हर साल प्रकाशित होती है, ये किससे रिलेटेड है और इस बार इसका क्या है। सिपड़ी जिसका फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। एस फॉर स्टॉकहोम, आई फॉर इंटरनेशनल, पी फॉर पीस, आर फॉर रिसर्च, आई फॉर इंस्टीट्यूट। सिपड़ी विश्व में हथियारों के बड़े क्रेताओं और विक्रेताओं के संबंध में रिपोर्ट स्वीडन स्थित थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिपड़ी द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है। संस्था द्वारा मार्च 2021 में जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2011-15 की तुलना में 2016 से 20 की 5 वर्ष की अवधि में जो महत्वपूर्ण घटना है उसको हम लोग पॉइंट वाइज नोट किए हैं। भारत के हथियारों के आयात में 33% की गिरावट आई है। जो कंपैरिजन किया गया है 2011 से 15 के बीच के जो 5 साल का समय है उसको कंपेयर किया गया है 2016 से 20 के 5 साल के इस अंतर को, मतलब 11-15 को कंपेयर किया गया है 16 से 20 के 5 साल में। तो इसमें भारत के हथियारों के आयात में 33% की गिरावट आई है। पाकिस्तान के हथियारों में 23% खरीद में गिरावट आई है, जबकि चीन ने के हथियारों के आयात में 5.5% की वृद्धि आई है। यानी इन 5 साल के दौरान, पिछले 5 साल की तुलना में इस 5 साल के दौरान भारत में हथियारों के खरीद में 33% की गिरावट, पाकिस्तान में 23% की गिरावट जहां आई है, वहीं चीन में हथियारों के खरीद में वृद्धि हुई है, वह 5.5% की वृद्धि की गई है हुई है। विश्व में हथियारों के 5 बड़े आयातक देश, मतलब जो सबसे ज़्यादा खरीदार हैं, हथियारों के सबसे बड़े खरीदार जो 5 देश है उनमें शामिल है। 1 नंबर पर सऊदी अरब, 2 नंबर पर भारत, अपना देश 2 नंबर पर है, 3 नंबर पर मिस्र, 4 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और 5 नंबर पर चीन है। जबकि पाकिस्तान का स्थान 10वां है हथियारों के खरीद के मामले में। उसी तरह भारत को, उसी तरह भारत को हथियारों की आपूर्ति करने वाले प्रथम 3 देश है। भारत सबसे ज़्यादा हथियार किन 3 देशों से खरीदता है, उसमें टॉप 3 देश है। रूस 1 नंबर पर है, 2 नंबर पर फ्रांस है और 3 नंबर पर इजराइल। अभी भी अमेरिका टॉप 3 में नहीं है, ठीक है। अब हाल फिलहाल में भारत का झुकाव अमेरिका से हुआ है। भारत अब थोड़े बहुत अधिक मात्रा में अमेरिका से हथियार खरीद रहा है, फिर भी अभी रूस, फ्रांस और इजराइल का दबदबा है भारत के हथियार खरीद में। विश्व में हथियारों के 5 सबसे बड़े निर्यातक देश है। कौन कौन है? निर्यात माने बेचने वाले। 1 नंबर पर अमेरिका, 2 नंबर पर रूस, 3 नंबर पर फ्रांस, 4 नंबर पर जर्मनी और 5 नंबर पर चीन, ठीक है। ये बेचने वाले देश है और खरीदने वाले कौन है? ये वाले लाइन, ठीक। अब हम लोग एक चार्ट के माध्यम से भी एक देखते हैं इस सिपड़ी की रिपोर्ट को। 2016-20 के दौरान हथियारों के बड़े निर्यातक देश व उनके प्रमुख क्रेता। जो सबसे बड़े निर्यातक देश है, 1 नंबर पर अमेरिका है, 2 नंबर पर रूस है, 3 नंबर पर फ्रांस है, 4 नंबर पर जर्मनी है, 5 नंबर पर चीन है। ये सबसे बड़े मतलब बेचने वाले देश हैं हथियार। टोटल जो बिक्री होती है उसका 33%, वैश्विक हथियार की बिक्री में 33% अमेरिका, 20% रूस, 8.2% फ्रांस, जर्मनी 5.5% और चीन का हिस्सा 5.2% है। अमेरिका जो सबसे ज़्यादा अपने हथियार बेचता है उसमें सर्वाधिक 24% सऊदी अरब को, ऑस्ट्रेलिया को 9.4% और दक्षिण अफ्रीका को 6.7%। ये टॉप 3 देश है जहां अमेरिका सबसे ज़्यादा हथियार बिक्री करता है। उसी तरह रूस के टॉप 3 देश कौन कौन से हैं? भारत सबसे ज़्यादा, रूस किसको हथियार बेचता है? भारत को। और भारत भी सबसे ज़्यादा हथियार किससे खरीदता है? रूस से। दूसरे नंबर पर अमेरिका, जो रूस है सबसे ज़्यादा हथियार बेचता है चीन को 18%, कुल बिक्री का 18%। और तीसरे नंबर पर अल्जीरिया। उसी तरह फ्रांस सबसे ज़्यादा किसको बेचता है? भारत को 21%। भारत भी सबसे ज़्यादा खरीदने वालों में फ्रांस का स्थान दूसरा है। पहले नंबर पर रूस और दूसरे नंबर पर फ्रांस। फिर मिस्र,
फिर कतर, उसी तरह जर्मनी का भी है टॉप 3 देश, और चीन भी जो अपने हथियार निर्यात करता है उसमें सर्वाधिक निर्यात करता है पाकिस्तान को, उसके बाद बांग्लादेश को और उसके बाद अल्जीरिया को। ठीक, आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर देखते हैं कि आयातक राष्ट्र जो 5 साल में 16 से 20 के दौरान हथियारों के बड़े आयातक राष्ट्र और उनके प्रमुख विक्रेता। तो भारत सऊदी अरब सबसे ज़्यादा हथियार खरीदता है 11%। कुल वैश्विक हथियारों के खरीद में भारत दूसरे स्थान पर है 9.5%। जो टोटल इन 5 साल में जो हथियारों की खरीद हुई है उसमें भारत 9.5% है, मिस्र 5.8, ऑस्ट्रेलिया 5.1, चीन खरीदा है 4.7, और सऊदी अरब सबसे ज़्यादा खरीदता है अमेरिका से, उसके बाद ब्रिटेन से, उसके बाद फ्रांस से। भारत सबसे ज़्यादा खरीदता है अपने हथियारों का, कुल हथियारों का 49% रूस से खरीदता है। ठीक, उसके बाद फ्रांस से 18% और इजराइल से 13%। ये टॉप 3 देश है जो भारत को निर्यात करते हैं। भारत इन 3 देशों से सर्वाधिक हथियार खरीदता है। फिर उसी तरह मिस्र का है, ऑस्ट्रेलिया का, चीन जो है, चीन सबसे ज़्यादा रूस से हथियार खरीदता है अपने कुल हथियारों का 77%। उसके बाद फ्रांस, उसके बाद यूक्रेन, इन 3 देशों से चीन हथियार खरीदता है। आगे बढ़ते हैं और इस सिपरी रिपोर्ट से संबंधित कुछ और पॉइंट्स को भी हम लोग प्रश्नों के माध्यम से सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। हम लोगों ने चार्ट के माध्यम से समझ भी लिया है, उसी को हम लोग प्रश्न के माध्यम से रिमाइंड करेंगे। स्वीडिश संस्था सिपरी द्वारा, अब सिपरी का किस देश की संस्था है? स्वीडन की है। स्वीडिश संस्था सिपरी द्वारा मार्च 2021 में जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में हथियारों के सबसे बड़े निर्यातक देश कौन से है? सबसे बड़े पूछ रहा है निर्यातक देश। ऑप्शन है आपके सामने, अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अमेरिका। सबसे बड़े हथियारों के निर्यातक देश अमेरिका, उसके बाद रूस, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद फिर जर्मनी का स्थान आता है। ठीक, तो सबसे बड़ा हथियार बेचता है कौन? अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष विश्व में हथियारों के बड़े क्रेताओं और विक्रेताओं के संबंध में रिपोर्ट जारी करने वाली जो संस्था है सिपरी, वह किस देश की संस्था है? स्वीडन की, नॉर्वे की, अमेरिका की, स्विट्जरलैंड की? तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम से ही नाम हो जाता है। स्टॉकहोम कहाँ है? स्वीडन में। नेक्स्ट, आज का 30वां प्रश्न, स्वीडिश संस्था सिपरी द्वारा मार्च 2021 में जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2011 से 15 की तुलना में 2016 से 20 की 5 वर्षों की अवधि में भारत के हथियारों के आयात में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? ऑप्शन है आपके सामने, 33%, 23%, 5.5%, 37%। तो पिछले प्रश्न के व्याख्या में हम लोगों ने इसकी चर्चा की थी, और इन 5 साल के दौरान भारत के हथियारों में 33% की गिरावट आई है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 33%। पाकिस्तान के हथियारों में 23% की गिरावट आई है और चीन के हथियारों में 5.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। ये हम लोगों ने पहले फैक्ट्स नोट कर लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। स्वीडिश संस्था सिपरी का फुल फॉर्म स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिपरी द्वारा मार्च 2021 में जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में हथियारों के 5 बड़े आयातक देशों की सूची में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? टॉप 5 कंट्री जो कि हथियारों का आयात करते हैं। 1 नंबर पर है, आपने देखा था टॉप 5 कंट्री, हम बताएंगे नहीं, आपको बताना है निम्न में से कौन वे 5 में शामिल नहीं है। सऊदी अरब तो था 1 नंबर पर, भारत था 2 नंबर पर, मिस्र था 3 नंबर पर, ऑस्ट्रेलिया 4 नंबर पर, और ऑप्शन ई है पाकिस्तान, तो ये शामिल नहीं था। इसका स्थान है 10वां, और 5वें नंबर पे था चीन। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, यानी पाकिस्तान शामिल नहीं है। हथियारों के 5 बड़े आयातक देश है। 1 नंबर पर सऊदी अरब, 2 नंबर पर भारत, 3 नंबर पर मिस्र, 4 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और 5 नंबर पर चीन, और पाकिस्तान का स्थान था 10वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वीडिश संस्था सिपरी द्वारा मार्च 2021 में जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत को हथियारों की आपूर्ति करने वाला प्रथम 3 देश है क्रमशः। भारत सबसे ज़्यादा हथियार किन देशों से खरीदता है? उनमें टॉप 3 कंट्री का नाम बताना है, और हम लोगों ने चार्ट के माध्यम से उसे देखा भी था। सर्वाधिक बता दे रहे हैं 49% रसिया से। अब हम लोग को ऑप्शन देते हैं आपको, अमेरिका, फ्रांस और इजराइल। ऑप्शन बी, रूस, फ्रांस और इजराइल। ऑप्शन सी, फ्रांस, चीन व अमेरिका। ऑप्शन डी, रूस, अमेरिका व इजराइल। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी रूस, फ्रांस व इजराइल। भारत को हथियार निर्यात करने वाले सबसे टॉप 3 कंट्री यही है। भारत सबसे ज़्यादा हथियार इन्हीं तीनों से खरीदता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2021 में सिपड़ी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत निम्न में से किस देश के हथियारों का सबसे बड़ा क्रेता है? अमेरिका, रूस, फ्रांस, इजराइल। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, रूस। और टोटल अपने हथियार खरीद का 49% भारत अभी भी रूस से ही आयात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हम लोग चार्ट में भी देख सकते हैं, भारत जो है वो आयात हथियार खरीदने में विश्व के दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर सऊदी अरब है। और टोटल वैश्विक हथियारों की बिक्री में भारत का प्रतिशत है 9.5, और रूस से सबसे ज़्यादा 49%। अपने हथियारों का टोटल हथियार जो खरीदता है उसका 49% रूस से, 18% फ्रांस से और 13% इजराइल से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। मार्च 2021 में सिपड़ी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है? भारत, पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान। तो टॉप पर है सऊदी अरब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी सऊदी अरब। सिपड़ी की हालिया रिपोर्ट के अनुसार हथियार आयातक देशों में भारत का स्थान है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो भारत का स्थान दूसरा है, पहले स्थान पर सऊदी अरब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2021 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्डिक के किन दो देशों के प्रधानमंत्रियों के साथ अलग अलग वर्चुअल तरीके से आयोजित द्विपक्षीय शिखर वार्ताएं की? ऑप्शन है आपके सामने, स्वीडन और फिनलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे, आइसलैंड और स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, स्वीडन और फिनलैंड। एक बार हम लोग नॉर्डिक देशों की जान जाते हैं। नॉर्डिक देश कौन होते हैं? स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप के उत्तरी यूरोप के आने वाले 3 देश, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क तथा फिनलैंड और आयरलैंड। नॉर्डिक में टोटल 5 देश शामिल हैं। इन 5 देशों को मिलाकर नॉर्डिक बनता है। उनमें कौन कौन से देश है? एक नंबर पर नॉर्वे, दूसरा है स्वीडन, तीसरा डेनमार्क, चौथा है फिनलैंड, पांचवा है आइसलैंड। तो इन 5 देशों को मिला के बनता है नॉर्डिक देश। और इन नॉर्डिक में से 2 देश के साथ शिखर वार्ता है भारत ने मार्च 2021 में की, उनमें शामिल है स्वीडन और फिनलैंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। मार्च 2021 में भारत के प्रधानमंत्री के साथ आभासी वार्ता के दौरान नॉर्डिक समूह के किस देश के प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने की घोषणा की? ऑप्शन है स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, स्वीडन। और ISO भारत और फ्रांस के द्वारा बनाया गया एक सौर गठबंधन है। ठीक है, इसमें शामिल होने की घोषणा की है किसने? नॉर्डिक देश स्वीडन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ISA का मुख्यालय कहाँ, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो भारत के गुड़गांव में है। 1 वर्ष से अधिक समय के अंतराल के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली विदेश यात्रा मार्च 2021 में किस देश की रही? श्रीलंका की, बांग्लादेश की, नेपाल की, भूटान की। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, भूटान की। अब प्रधानमंत्री के भूटान यात्रा के बारे में हम लोग कुछ फैक्ट्स को नोट कर लेते हैं। क्या क्या घटना है? बांग्लादेश के जनक कहे जाने वाले बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, जो कि वर्तमान शेख हसीना वहाँ की प्रधानमंत्री है, उनके पिताजी थे। उन शेख मुजीबुर रहमान के जन्म शताब्दी वर्ष और बांग्लादेश की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूर्व होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में भागीदारी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के बांग्लादेश यात्रा 26 से 27 मार्च 2021 को संपन्न की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने जो जो घटनाओं को अंजाम दिया उनमें शामिल है भारत व बांग्लादेश की मैत्री की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर उन्होंने एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। और अन्य महत्वपूर्ण घटना कौन थी? तो 6 दिसंबर, जिस दिन 1971 में भारत ने बांग्लादेश को मान्यता प्रदान की थी, बांग्लादेश को एक देश के तौर पर मान्यता प्रदान की थी, उस दिन को प्रतिवर्ष मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय दोनों देशों के द्वारा लिया गया। तो 6 दिसंबर को प्रतिवर्ष भारत और बांग्लादेश कौन सा दिवस मनाएंगे? मैत्री दिवस। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? तो भारत व बांग्लादेश के बीच तीसरी रेलगाड़ी का प्रारंभ किया गया। तो 2 रेलगाड़ी ऑलरेडी चल रही थी, अब तीसरी रेलगाड़ी की भी शुरुआत इस दौरान उन्होंने किया। और तीसरी रेलगाड़ी का क्या नाम था? मिताली एक्सप्रेस। भारत के न्यू जलपाईगुड़ी, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, न्यू जलपाईगुड़ी व बांग्लादेश के ढाका के बीच चलने वाले इस यात्री रेलगाड़ी को मिताली एक्सप्रेस नाम दिया गया है, जो 27 मार्च 2021 से प्रारंभ हुई। इस रेलगाड़ी से पहले भारत और बांग्लादेश के बीच 2 अन्य रेलगाड़ियां, जिनका नाम था मैत्री एक्सप्रेस, जो कि कलकत्ता व ढाका के बीच चलती हैं, और बंधन एक्सप्रेस, जो कि कलकत्ता से खुलना के बीच चलती है। और अब ये
मिताली एक्सप्रेस जो कि न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका के बीच चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने फेनी नदी पर बने 1.9 किलोमीटर के मैत्री सेतु का भी उद्घाटन किया। यह सेतु त्रिपुरा के सबरूम जिला को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है। तो 1.9 किलोमीटर का ये जो सेतु है जो कि फेनी नदी पे बना हुआ है, वह बांग्लादेश के रामगढ़ को भारत के त्रिपुरा राज्य के सबरूम जिला को जोड़ता है। किस सेतु का नाम? मैत्री सेतु से एक पुल का भी उद्घाटन किया। और मिताली एक्सप्रेस एक नई रेलगाड़ी जो कि तीसरी रेलगाड़ी, इसका भी उद्घाटन किया। और प्रतिवर्ष 6 दिसंबर को मैत्री दिवस दोनों देश मनाएंगे। और क्यों गए थे? तो आज़ादी के 50 वर्ष पूरा होने बांग्लादेश के और वहाँ के बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के जन्म शताब्दी के अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर उस व्याख्या को आप लोग आसानी से समझ के सुने होंगे तो कई सारे प्रश्न के आप आंसर आसानी से दे सकते हैं। भारत व बांग्लादेश अपनी मैत्री के 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 6 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? मैत्री दिवस, मिताली दिवस, बंधन दिवस, बंगबंधु बापू दिवस। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 6 दिसंबर को भारत और बांग्लादेश प्रत्येक वर्ष मैत्री दिवस मनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बांग्लादेश यात्रा के दौरान जिस नए रेलगाड़ी का उद्घाटन किया उसका नाम है मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस, बंगबंधु एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस। तो सही उत्तर है दोस्तों मिताली एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और बांग्लादेश के बीच प्रारंभ की गई यात्री रेलगाड़ी मिताली एक्सप्रेस दोनों देशों के बीच चलने वाली यह पहली रेलगाड़ी है, दूसरी रेलगाड़ी है, तीसरी यात्री रेलगाड़ी है, चौथी यात्री रेलगाड़ी है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, तीसरी यात्री रेलगाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिताली एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलेगी? चटगांव से दिल्ली के बीच, ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच, ढाका से कोलकाता के बीच, खुलना से कोलकाता के बीच। तो यह ढाका से पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का 43वां प्रश्न, भारत और बांग्लादेश के बीच फेनी नदी पर बना मैत्री सेतु बांग्लादेश के रामगढ़ को भारत के किस राज्य को जोड़ेगी? तो पश्चिम बंगाल को, असम को, त्रिपुरा को, मणिपुर को। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, त्रिपुरा को जोड़ेगी मैत्री सेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष विश्व खुशहाली सूचकांक यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी यूएनडीपी के द्वारा। ऑप्शन बी, यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क यानी UNSDSN, ये वो गलती से हो गया, के द्वारा। ऑप्शन सी, इकोनॉमिक्स एंड इंटेलिजेंट यूनिट द्वारा। ऑप्शन डी, विश्व बैंक के द्वारा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी यानी यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा प्रत्येक वर्ष विश्व खुशहाली दिवस से संबंधित विश्व खुशहाली सूचकांक, विश्व खुशहाली दिवस के दिन विश्व खुशहाली सूचकांक जारी की जाती है। अब हम लोग व्याख्या में देख लेते हैं विश्व खुशहाली सूचकांक के इस रिपोर्ट के बारे में। विभिन्न देशों में खुशहाली की स्थिति के आकलन के लिए वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स यानी वर्ल्ड विश्व खुशहाली सूचकांक की गणना संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है। वर्ष 2021 की ऐसी रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस डे यानी 20 मार्च 2021 को जारी किया गया, जो इसकी 9वीं वार्षिक रिपोर्ट है। अब इसके महत्वपूर्ण घटना को देख लेते हैं। कुल 149 देशों की इस रिपोर्ट में प्रथम 3 स्थान है। प्रथम 3 स्थान पे कौन है? 1 नंबर पर फिनलैंड, 2 नंबर पर डेनमार्क और 3 नंबर पर स्विट्जरलैंड का है, जबकि अंतिम स्थान यानी 149वें स्थान पर अफगानिस्तान है। अब भारत के बारे में देख लेते हैं। भारत का इस सूची में स्थान 139वां है, जो पिछले वर्ष 2020 की इस रिपोर्ट में 153 देशों में भारत का स्थान 144वां था। इस बार 149 देशों की रिपोर्ट में भारत का स्थान 139वां है, जो कि काफ़ी बुरा माना जाता है। अब इंडेक्स की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण देशों का नाम देख लेते हैं। तो टॉप 5 जो इंडेक्स है हैप्पीनेस इंडेक्स के टॉप 5 कंट्री कौन है? 1 नंबर पर फिनलैंड, 2 नंबर पर डेनमार्क, 3 नंबर पर स्विट्जरलैंड, 4 नंबर पर आइसलैंड और 5 नंबर पर नीदरलैंड। ये अच्छे खुशहाल, सबसे ज़्यादा खुशहाल लोग इस देश में रहते हैं, टॉप 5 कंट्री। उसके बाद भारत और उसके पड़ोसी देशों की सूची देख लेते हैं। हम लोग तुलना करते हैं कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ कहाँ बैठता है इस
विश्व खुशहाली सूचकांक में। तो सबसे भारत के आस पड़ोस के जो देश है उसमें सबसे अच्छी रैंकिंग है चीन की, और इसकी रैंकिंग 84 है। उसके बाद नेपाल की, उसकी रैंकिंग 87 है। फिर बांग्लादेश 101 रैंक पे है। पाकिस्तान भी हमसे अच्छा है 105 पे। म्यांमार भी हमसे अच्छा है 126 पे। श्रीलंका 129 पे। उसके बाद भारत का स्थान आता है 139। अब भारत अपने पड़ोसी देशों के मामले में केवल एक अफगानिस्तान से ही ऊपर है, जो कि अफगानिस्तान इस सूची में सबसे अंतिम देश पर है 139वें स्थान पर। सबसे खराब कंडीशन किन देशों की है? अफगानिस्तान की सबसे खराब है। उससे थोड़ा कम है जिम्बाब्वे की, और उससे थोड़ा कम है रवांडा की। 147 पर रवांडा, 148 पर जिम्बाब्वे, और सबसे अंतिम पायदान पर अफगानिस्तान है। यानी अफगानिस्तान में लोगों की खुशहाली की जो सूचकांक है वो सबसे पुअर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है? नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड। तो जो टॉप पर होगा वही होगा, फिनलैंड 1 नंबर पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 के अनुसार खुशहाली की सबसे खराब स्थिति किस देश की है? अफगानिस्तान की, जिम्बाब्वे की, रवांडा की, सीरिया की। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 149 स्थान पे था अफगानिस्तान। तो ये इसका सही उत्तर होगा। 148वें रैंक पे था जिम्बाब्वे, और 147वें रैंक पर था रवांडा। तो सबसे खराब 149वें पर अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खुशहाली सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग है, कितनी थी भारत की रैंकिंग? ऑप्शन है 121, 129, 131 और 139। तो सही उत्तर है 149 देशों की सूची में भारत का स्थान 139वें स्थान पर है, और पिछले साल 144वें स्थान पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्ट्रॉबेरी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? बिहार में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में मनाया गया। व्याख्या में हम लोग देख लेते हैं कुछ फैक्ट्स को। उत्तर प्रदेश में जनवरी 2021 में झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव तथा मार्च 2021 में के पहले सप्ताह में लखनऊ में गुड़ महोत्सव के सफल आयोजन के पश्चात उत्तर प्रदेश के ही सिद्धार्थनगर जिले में 13 से 15 मार्च को काला नमक चावल महोत्सव भी मनाया गया। इन सभी महोत्सवों का आयोजन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत चयनित उत्पादों को बढ़ावा देकर किसानों के लिए आय के नए अवसर सृजन करना तथा आत्मनिर्भर भारत अभियान व लोकल फॉर वोकल को बल प्रदान करना है। तो स्ट्रॉबेरी महोत्सव उत्तर प्रदेश में, गुड़ महोत्सव उत्तर प्रदेश में, और फिर हाल फिलहाल में काला नमक चावल महोत्सव भी उत्तर प्रदेश में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2021 को गुड़ महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो इसका उत्तर भी हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2021 में काला नमक चावल महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो इसका भी सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का 50वां प्रश्न, मार्च 2021 में निम्न में से किस नहर में एक विशालकाय मालवाहक पोत के फंस जाने के कारण नहर में एक सप्ताह तक जाम की स्थिति बनी रही, और काफ़ी न्यूज़ चैनल पर भी इसको हाईलाइट किया गया था। ऑप्शन है आपके सामने स्वेज नहर, कील नहर, सू नहर, पनामा नहर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, स्वेज नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको ज़रूरत हो तो वीडियो को पॉज करके इस व्याख्या को देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2021 में स्वेज नहर में फंसे विशालकाय मालवाहक पोत का नाम क्या था? MV ग्लोबल ग्रीन, MV सागर ग्रीन, MV एवरग्रीन, MV सेतु समुद्रम। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों MV एवरग्रीन। जो मालवाहक पोत फंसा हुआ था उसका नाम था MV एवरग्रीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून 2021 के बीच के लिए लघु बचतों पर ब्याज दरों में कितना प्रतिशत का परिवर्तन किया गया? 1.1% की कटौती, 0.5% की वृद्धि, कोई परिवर्तन नहीं किया गया, 1.5% की वृद्धि। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, कोई परिवर्तन नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI ने मार्च 2021 में यूनिवर्सल बैंकों तथा स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? रघुराम राजा की अध्यक्षता में, राजेश खुल्लर की अध्यक्षता में, श्यामला गोपीनाथ की अध्यक्षता में, शशिकांत दास की अध्यक्षता में। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों श्यामला गोपीनाथ की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS का महासचिव
चुना गया है? दत्तात्रेय होसबाले, मोहन भागवत, अमित शाह, प्रवीण तोगड़िया। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों दत्तात्रेय होसबाले को आरएसएस का नया महासचिव चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2021 में भारत के 48वां मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया? एनबी रमन्ना, के वेणुगोपाल, तुषार मेहता, आदर्श कुमार गोयल। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, एनबी रमन्ना को भारत का 48वां मुख्य न्यायाधीश बनाया गया मार्च 2021 में। व्याख्या में हम लोग देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनबी रमन्ना देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपना पदभार ग्रहण अप्रैल 2021 में संभाला। इस पद पर वे न्यायमूर्ति एस.ए. बोबड़े का स्थान लिए हैं। श्री रमन्ना का कार्यकाल 26 अगस्त 2022 तक पूरा होगा। ये 26 अगस्त 2022 तक बने रहेंगे। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जुडिशियल पोस्ट को देख लेते हैं। तो भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अभी वर्तमान में कौन है? के वेणुगोपाल राव। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता। एनजीटी यानी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? आदर्श कुमार गोयल। ये तीनों महत्वपूर्ण न्यायिक पद है और 48वें मुख्य न्यायाधीश एनबी रमन्ना है। एनबी रमन्ना मुख्य न्यायाधीश भारत के वेणुगोपाल राव, भारत के अटॉर्नी जनरल तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल आदर्श कुमार गोयल अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2021 में किसे अनुसूचित जनजाति आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? हर्ष चौहान को, विजय सांपला को, अरुण कुमार मिश्र को, इकबाल सिंह लालपुरा को। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी हर्ष चौहान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुलिस सेवा के किस अधिकारी को एनसीसी यानी एनएसजी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके सामने, एम.ए. गणपति, सुबोध कुमार जायसवाल, अरविंद कुमार, सामंत कुमार। तो एनएसजी का नया महानिदेशक एम.ए. गणपति को नियुक्त किया गया मार्च 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अभी भी वो है, मार्च 2021 को किसे सीआरपीएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? पंकज सिंह को, संजय सिंह को, कुलदीप सिंह को, गुरबीर पाल सिंह को। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, कुलदीप सिंह को सीआरपीएफ का नया महानिदेशक मार्च 2021 में चुना गया था और वर्तमान में भी वही महानिदेशक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के किस प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि मार्च 2021 में कर दिया गया? न्यायमूर्ति कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, के विजय राघवन, अजीत डोभाल, पी.के. मिश्रा। तो भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का 60वां प्रश्न, गांधी शांति पुरस्कार की घोषणा भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? संस्कृति मंत्रालय द्वारा, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा, विदेश मंत्रालय द्वारा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, संस्कृति मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2021 में गांधी शांति पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन है आपके सामने, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को, जो कि बांग्लादेश के हैं, मरणोपरांत उन्हें प्रदान किया गया। ऑप्शन बी, काबूस बिन सैद अल सैद, ओमान के पूर्व सुल्तान, ये भी मरणोपरांत क्या उन्हें प्रदान किया? ऑप्शन सी है इसरो को, ऑप्शन डी है डीआरडीओ को। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों गांधी शांति पुरस्कार 2019 काबूस बिन सैद अल सैद को मरणोपरांत दिया गया और ये इसकी घोषणा कब की गई? मार्च 2021 में। लेकिन पुरस्कार कब का था? गांधी शांति पुरस्कार 2019। अब हम लोग गांधी शांति पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। तो मार्च 2021 में 2019 के और 2020 के 2 सालों के पुरस्कारों की घोषणा एक ही साथ की गई। भारत सरकार के वर्ष 2019 व 2020 के गांधी शांति पुरस्कार की घोषणा केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा 22 मार्च 2021 को किया गया। तो गांधी शांति पुरस्कार की घोषणा कौन करते हैं? संस्कृति मंत्रालय। और 2 सालों के पुरस्कारों की घोषणा इसी वर्ष मार्च में किया गया। 2020 के इस पुरस्कार के लिए बांग्लादेश के बंगबंधु कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान का चयन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली जूरी द्वारा किया गया, जबकि 2019 के लिए यह पुरस्कार ओमान के दिवंगत सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद को दिए जाने की घोषणा की गई। भारत सरकार द्वारा इस पुरस्कार की स्थापना 1995 में महात्मा गांधी के 125वीं जयंती के अवसर पर किया गया था तथा उस समय यह प्रथम पुरस्कार तंजानिया के राष्ट्रपति जो थे
जूलियस नीरे को दिया गया था। तो गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? 1995 में, महात्मा गांधी के 125वें जन्म जयंती के अवसर पर। और यह किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2021 में गांधी शांति पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? तो पिछले प्रश्न के व्याख्या में हम लोगों ने देखा था कि 19 का जो था वह काबूस बिन सैद अल सैद को, और 2020 का बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को, बांग्लादेश के जो बंगबंधु कहे जाते हैं उनको देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020 के लिए बीबीसी के इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? कोनेरू हम्पी शतरंज खिलाड़ी को, पीवी सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी को, रानी रामपाल हॉकी खिलाड़ी को, मनु भाकर निशानेबाजी को? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, कोनेरू हम्पी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स पुरस्कार 2020 के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अंजू बॉबी जॉर्ज को, जो कि एक लंबी कूद की एथलीट है, उनको दिया गया है बीबीसी का स्पोर्ट्स पुरस्कार के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 63वें ग्रैमी पुरस्कार 2021 के तहत किस एल्बम को रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया? फॉल्कोरो, टेलर स्विफ्ट के द्वारा, नेक्स्ट ऑप्शन बी किंग्स डिजीज जो कि नास का है उनका उस एल्बम को, एवरीथिंग आई वांटेड बिली एलिस को, आई कांट ब्रीथ डर्नेस्ट एमएल को? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी एवरीथिंग आई वांटेड को मिला है रिकॉर्डिंग ऑफ द ईयर का। एवरीथिंग आई वांटेड जो एल्बम है उसको 63वें ग्रैमी पुरस्कार में रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। एक बार हम लोग देख लेते हैं ग्रैमी पुरस्कारों के तहत जो जो अवार्ड दिए गए हैं उनकी सूची। तो लॉस एंजलिस अमेरिका में 14 मार्च को यह पुरस्कार प्रदान किया गया, 63वां ग्रैमी पुरस्कार। संगीत के क्षेत्र में 2021 के 63वें ग्रैमी पुरस्कारों का वितरण अमेरिका के लॉस एंजलिस में किया गया। अमेरिका की रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा यह पुरस्कार दी जाती है, और इसकी सूची में जो मुख्य जो पुरस्कार दिए गए उनमें शामिल है एल्बम ऑफ द ईयर फॉकलोर जो कि गायिका है टेलर स्विफ्ट, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर एवरीथिंग आई वांटेड को मिला, सॉन्ग ऑफ द ईयर आई कांट ब्रीथ को मिला। अमेरिका की 19 वर्षीय बिली एलिस लगातार 2 वर्ष रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाली पहली सोलो गायिका बनी। वहीं 29 वर्षीय बियोंस, अमेरिका की जो बियोंस हैं, ने सर्वाधिक 4 ग्रैमी पुरस्कार इस बार जीते। अमेरिका की 31 वर्षीय टेलर स्विफ्ट तीसरी बार एल्बम ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतकर ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाली पहली महिला बनी। ठीक है, तो 63वें ग्रैमी पुरस्कारों की जो महत्वपूर्ण घटना थी उसकी हम लोग चर्चा कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। 63वें ग्रैमी पुरस्कार 2021 के तहत किस एल्बम को एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया? फॉकलोर को, किंग्स डिजीज को, एवरीथिंग आई वांटेड को, आई कांट ब्रेथ को? इसका सही उत्तर है दोस्तों फॉकलोर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 63वें ग्रैमी पुरस्कार 2021 के तहत किस गाने को सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया? फॉकलोर को, किंग्स डिजीज को, एवरीथिंग आई वांटेड को, आई कांट ब्रेथ को? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, आई कांट ब्रेथ को। डर्नेस्ट इमाइल के की जो एल्बम थी उनको सॉन्ग ऑफ द ईयर आई कांट ब्रेथ के लिए दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का 68वां प्रश्न हम लोग लेते हैं। अमर उजाला शब्द सम्मान 2020 का हिंदी भाषा के लिए आकाशदीप सम्मान किसे प्रदान किया गया? विश्वनाथ त्रिपाठी को, शंख घोष को, अनामिका को, अरुंधति सुब्रमण्यम को? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, विश्वनाथ त्रिपाठी को अमर उजाला द्वारा दिया जाने वाला हिंदी का आकाशदीप सम्मान से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग अमर उजाला शब्द सम्मान के बारे में देख लेते हैं। वर्ष 2020 के लिए तीसरी अमर उजाला शब्द सम्मानों की घोषणा 13 मार्च 2021 को की गई। हिंदी के प्रसिद्ध दैनिक अमर उजाला ने हिंदी साहित्य एवं साहित्यकारों को प्रोत्साहन के लिए 2 सर्वोच्च आकाशदीप सम्मान, कौन कौन? तो एक हिंदी के लिए और दूसरा किसी अन्य भारतीय भाषा के लिए शुरुआत शब्द सम्मान के नाम से 2018 में की थी, और इसी के तहत हिंदी भाषा के लिए आकाशदीप सम्मान इस वर्ष विश्वनाथ त्रिपाठी को दिया गया। वहीं हिंदीतर भाषा माने हिंदी के अलावा किसी अन्य भारतीय भाषा के लिए जो सम्मान आकाशदीप सम्मान दिया गया वो बांग्ला भाषा के लेखक संघ
घोष को दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। बांग्ला भाषा के किस लेखक को 2020 का हिंदीतर भाषा के लिए अमर उजाला शब्द सम्मान प्रदान किया गया? तो ऑप्शन बी सही उत्तर है दोस्तों, शंख घोष को, और हिंदी के लिए विश्वनाथ त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का 70वां प्रश्न 70। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया? अब हम लोग साहित्य अकादमी की चर्चा कर रहे हैं। ठीक, तो हिंदी भाषा के लिए दिया जाने वाला साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया? अरुंधति सुब्रमण्यम को मिला, अनामिका को मिला, कमलकांत झा को मिला, हुसैन उल हक को मिला। किसे मिला? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, हिंदी के लिए अनामिका को दिया गया, उनकी रचना के लिए उनको दिया गया था। अब हम लोग साहित्य अकादमी पुरस्कार की चर्चा कर ले रहे हैं। 20 भाषाओं की उत्कृष्ट कृतियों के लिए इस पुरस्कार की घोषणा 12 मार्च 2021 को की गई। इनमें 7 कविता संग्रह, 4 उपन्यास, 5 कहानी संग्रह, 2 नाटक तथा एक संस्मरण और महाकाव्य शामिल है। पुरस्कृत साहित्यकारों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली भी शामिल है, जिन्हें उन्हें उनके कन्नड़ महाकाव्य श्री बाहुबली अहिस्य दिग्विजयम के लिए पुरस्कृत किया गया। और हम लोग इस सूची देख लेते हैं, महत्वपूर्ण जो रचना है और रचनाकार जो प्रमुख विषय है किस भाषा में दिया गया है, उनकी एक सूची दे। तो 20 भाषाओं में दी जाती है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जो भाषा है जिससे कि प्रश्न में एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, उन भाषाओं से रिलेटेड पुरस्कार को हम लोग देख लेते हैं। तो हिंदी भाषा के लिए किसे दिया गया? तो हिंदी भाषा के लिए किस रचना को? तो टोकरी में दिगांत थेरी गाथा 2021 के लिए, यह एक कविता संग्रह है, इसके लिए अनामिका, बिहार के मुजफ्फरपुर जिला की रहने वाली लेखक अनामिका को हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से नवाजा गया। और उनकी रचना किस रचना के लिए? टोकरी में दिगांत थेरी गाथा 2014 कविता संग्रह के लिए बिहार की अनामिका को। और अंग्रेजी के लिए मिला किस कविता संग्रह को? व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर, इसके लिए अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया हिंदी भाषा में। और उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार अमावस के ख्वाब उपन्यास के लिए हुसैन अल हक को मिला। और ये हुसैन अल हक कहाँ के हैं? तो बिहार के सासाराम जिले के हैं। बिहार से आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए जो बिहार वाले लोग हैं उनका हम नाम ब्रैकेट में कर दिए हैं। मैथिली के लिए किन्हें दिया गया? तो मैथिली भाषा ही बिहार का है, इसलिए उन्हें लघु कहानी संग्रह गत रूसल अच्छी के लिए कमलकांत झा को मिला गया। कमलकांत कहाँ के हैं? तो बिहार के मधुबनी जिला से संबंधित है। और कन्नड़ भाषा के लिए जो महाकाव्य है श्री महाबली अहिंसा दिग्विजयम को मिला है, और इसके लेखक है एम वीरप्पा मोइली, जो कांग्रेस के एक नेता भी है। ठीक है, तो इसको आप चार्ट को आप देख लीजिएगा, आपको 5 महत्वपूर्ण जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है इसकी सूची आपको याद हो जाएगी, और यहीं से प्रश्न भी बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस कविता संग्रह के लिए अनामिका को हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? तो टोकरी में दिगांत थेरी गाथा 2014 के लिए अनामिका को हिंदी भाषा का साहित्य पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, टोकरी में दिगांत थेरी गाथा 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं, हिंदी भाषा के कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के लिए चुनी गई अनामिका का संबंध किस राज्य से है? तो हम लोगों ने व्याख्या में देख लिया है, इनका संबंध बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हिंदी अनामिका मुजफ्फरपुर बिहार। अंग्रेजी भाषा के किस लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया? ऑप्शन है अरुंधति सुब्रमण्यम, अनामिका, कमलकांत झा, हुसैन अल हक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अरुंधति सुब्रमण्यम को उनकी रचना व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कविता संग्रह के लिए अरुंधति सुब्रमण्यम को अंग्रेजी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया? तो हमने व्याख्या और ऑप्शन इतना बार रिपीट कर देंगे ना कि आपको एकदम क्लियर याद हो जाएगा। तो किसके लिए चुना गया है? अरुंधति सुब्रमण्यम को आपको याद होना चाहिए व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर के लिए, और अरुंधति सुब्रमण्यम को अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं, अंग्रेजी के लिए व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर, अरुंधति सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का 75वां प्रश्न, मैथिली भाषा के किस लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है?
अरुंधति सुब्रमण्यम तो नहीं, इनको अंग्रेजी के लिए चुना गया। अनामिका तो नहीं, इसको हिंदी के लिए चुना गया है। कमलकांत झा को चुना गया है मैथिली भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए। कमलकांत झा सी सही है। और यहाँ पे आप भी देख भी सकते हैं, गत रूसल अच्छी लघु कहानी संग्रह के लिए कमलकांत झा, जो कि बिहार के मधुबनी जिले से संबंधित है, उनको चुना गया है मैथिली भाषा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लघु कहानी के लिए कमलकांत झा को मैथिली भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया? तो उनकी जो रचना है वो लघु संग्रह है गत रूसल अच्छी के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं मैथिली भाषा का, मैथिली भाषा के लघु संग्रह लघु कहानी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से चुने गए कमलकांत झा का संबंध किस राज्य से है? तो बिहार के, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार के मधुबनी जिला से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बिहार के किस उर्दू उपन्यासकार को उनके उर्दू उपन्यास अमावस के ख्वाब के लिए उर्दू भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों हुसैन अल हक। कई बार अब हम लोगों ने चार्ट में देख लिया। ठीक है, तो उर्दू के लिए अमावस के ख्वाब उपन्यास के लिए चुना गया है हुसैन उल हक को, जो कि बिहार के सासाराम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के 3 साहित्यकारों को इस बार विभिन्न भाषाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया। निम्न में से कौन इसमें शामिल है? नहीं है। तो अनामिका ये है बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से, कमलकांत झा तो ये भी है बिहार के मधुबनी जिले से, हुसैन अल हक ये भी है बिहार के सासाराम जिले से, ऑप्शन डी राजशेखर तो ये नहीं है। तो इसलिए इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी राजशेखर बिहारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के 3 साहित्यकारों को इस बार विभिन्न भाषाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया। निम्न में से कौन सी भाषा इसमें शामिल नहीं है? माने बिहार के जिन भाषाओं के लिए चुना गया है उसमें कौन शामिल नहीं है? संस्कृत तो यही नहीं है। हिंदी के लिए बिहारी चुने गए हैं, उर्दू के लिए भी बिहार के ही साहित्यकार चुने गए और मैथिली के लिए भी बिहार के ही साहित्यकार चुने गए हैं। केवल संस्कृत को छोड़कर बाकी सभी के लिए बिहार के साहित्यकार चुने गए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेसी नेता वीरप्पा मोइली को किस भाषा में उनके लिखे लेख महाकाव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? अंग्रेजी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल। तो कन्नड़ भाषा में लिखे उनके साहित्य जो है श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम के लिए वीरप्पा मोइली जो कि कांग्रेस नेता है उनको चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2020 हेतु कितने भाषाओं में साहित्यकारों को उनकी उत्कृष्ट रचना के लिए चुना गया है? एक साहित्य अकादमी पुरस्कार अलग है जो कि 18 भाषाओं के लिए चुना जाता है और एक साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार भी मिला है, उसमें कितने लोगों को? तो ये जो था 20 भाषाओं के लिए था साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये युवा पुरस्कार 18 भाषाओं के लिए दिया जाता है। इसी तरह साहित्य अकादमी के लिए साहित्य बाल पुरस्कार भी दिया जाता है जो कि 21 भाषा के साहित्यकारों को दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हर साल दिया जाता है और इसका जो मंत्रालय जो इसकी घोषणा करता है उसका मंत्रालय का नाम बताना है आपको। आप सामने ऑप्शन है संस्कृति मंत्रालय द्वारा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा, खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हर साल की जाती है और ये सरकारी घोषणा है। ठीक है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है ये सरकार की तरफ से घोषणा की जाती है, बाकी अपने अपने हैं, लेकिन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, और इस बार जो था राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यह 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार था, गवर्नमेंट जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय की तरफ से घोषित की जाती है। वर्ष 2019 में प्रदर्शित और ये जो 2021 के मार्च में जो 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है वह 2019 में बनी फिल्मों के लिए। तो वही वर्ष 2019 में प्रदर्शित फिल्मों के लिए 67वां राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कारों की घोषणा 22 मार्च 2021 को की गई। ये 2 साल लेट ही चलता है। 4 श्रेणियों में दिए गए इन पुरस्कारों के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा 4 अलग अलग निर्णायक समितियों का गठन किया गया था। जिन 4 श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाते हैं वह है फीचर फिल्म श्रेणी, गैर फीचर फिल्म श्रेणी, सिनेमा पर लेखन श्रेणी और मोस्ट
फिल्म फ्रेंडली स्टेट, ये 4 श्रेणियों में दिए जाते हैं और एक सूची हम लोग देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जो पुरस्कार है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। जो ग्रीन कलर में मैंने पुरस्कारों को ग्रीन कलर दिया है ये महत्वपूर्ण है और ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने इसको ग्रीन कलर से कवर किया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का इसे मिला है तो मरक्कर लायन ऑफ द अरेबियन सी, यह एक मलयाली फिल्म है और इसके निर्देशक है प्रियदर्शन। तो 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है मरक्कर लायन ऑफ द अरेबियन सी मलयाली फिल्म को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला है तो संजय पूरन सिंह चौहान को हिंदी फिल्म 72 हुडै के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संजय पूरन सिंह चौहान। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है तो इस बार संयुक्त रूप से 2 लोगों को मिला है, एक तमिल फिल्म के सुपरस्टार धनुष और हिंदी फिल्म के मनोज बाजपेयी की फिल्म भोंसले के लिए मनोज बाजपेयी को और तमिल फिल्म असुरन के लिए धनुष को संयुक्त रूप से 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। उसी तरह सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला इस बार कंगना रनौत को और उनकी 2 फिल्म मणिकर्णिका तथा पंगा के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। उसी तरह पार्श्व गायक बी प्राक, पार्श्व गायिका साविनी रविंद्रन, सामाजिक मुद्दों पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म मराठी फिल्म थी आनंदी गोपाल। उसी तरह पर्यावरण सुरक्षा पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार वाटर बुडियन को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म हिंदी फिल्म कस्तूरी को मिला। हिंदी भाषा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है इसलिए मैंने इसको ग्रीन कलर किया है, क्योंकि बिहार के जो हीरो थे सुशांत सिंह राजपूत, उनकी अंतिम फिल्म छिछोरे, इसके लिए हिंदी भाषा का सर्वश्रेष्ठ फिल्म इन्हें मिला गया। निर्देशक थे इस फिल्म के नितेश तिवारी। और जो चौथा श्रेणी था इस पुरस्कारों के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार सिक्किम को मिला है। ठीक है, इस चार्ट को आप लोग 1 से 2 बार पढ़िएगा ना तो आपको याद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, इस चार्ट से कई सारे प्रश्न बनते हैं जिसको हम लोग प्रश्न के माध्यम से याद भी करेंगे। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया आपको याद होना चाहिए और सही उत्तर है दोस्तों मरक्कर लायन ऑफ द अरेबियन सी। और छिछेड़ों को हिंदी के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला था, लेकिन ओवरऑल जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार है वह मिला था मरक्कर लायन ऑफ द अरेबियन सी को, जो एक मलयालम फिल्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार पाने वाली फिल्म मरक्कर लायन ऑफ द अरेबियन सी किस भाषा की फिल्म है? अंग्रेजी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। तो सही उत्तर है मलयालम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? मनोज बाजपेयी को, धनुष को, ए और बी दोनों को, अजय देवगन को। तो हाँ, ए और बी दोनों को। मनोज बाजपेयी को तान्हा जी के लिए और धनुष को असुरन एक तमिल फिल्म थी उसके लिए, दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? कंगना रनौत को, दीपिका पादुकोण को, प्रियंका चोपड़ा को, आलिया भट्ट को। तो कंगना रनौत को उनकी फिल्म मणिकर्णिका और पंगा के अभिनय के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सिक्किम को सर्वश्रेष्ठ फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 67वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत हिंदी भाषा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया? तो छिछोरे को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया हिंदी भाषा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये एक होता है, ये हम लोगों ने देख लिया राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जिसका नंबर था 67वां। एक होता है फिल्म फेयर अवार्ड, ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होता है, ये फिल्म जगत की तरफ से दिया जाता है। तो आप लोग फिल्म फेयर जो अवार्ड है ना उसको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से लिंक मत करिएगा। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अलग है, सरकार द्वारा घोषणा की जाती है, पर्यावरण एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा घोषणा की जाती है और इस बार 67वीं थी, उससे एक कम स्टेप का रहता है फिल्म फेयर पुरस्कार, यानी वो 67वां है तो ये 66वां है। 66वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया? ऑप्शन है आपके सामने, दीपिका पादुकोण, ऐश्वर्या राय, तापसू पन्नू, कंगना रनौत। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के तहत कंगना रनौत को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया था, लेकिन
फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 के तहत तापसी पन्नू को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया था। और 66वें फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में हम लोग देख लेते हैं। 66वें फिल्म फेयर पुरस्कारों का वितरण 28 मार्च को मुंबई में हुआ। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित सर्वाधिक 7 पुरस्कार अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित फिल्म थप्पड़ को, 6 पुरस्कार सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित फिल्म गुलाबो सिताबो को प्रदान किया गया। महत्वपूर्ण पुरस्कारों निम्न है जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म थप्पड़, निर्देशक अनुभव सिन्हा। और फिल्म फेयर पुरस्कारों के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन थी? तो मलयालम फिल्म थी मरक्कर। हम लोग यहाँ फिल्म फेयर की पुरस्कार की बात करें। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिवंगत, जो कि कोरोना काल में इनका देहांत हो गया, इरफान खान का, कैंसर से पीड़ित थे और इनको अंग्रेजी मीडियम फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया इरफान खान को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री थप्पड़ फिल्म की एक्ट्रेस तापसी पन्नू को मिला। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक तो तान्हाजी फिल्म के निर्देशक ओम रावत को मिला। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका राघव चैतन्य, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक राघव चैतन्य, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका आशीष कौर, सर्वश्रेष्ठ क्रिटिक चॉइस अभिनेता अमिताभ बच्चन उनकी फिल्म गुलाबो सिताबो के लिए मिला। वहीं लाइफ टाइम अचीवमेंट का फिल्म फेयर पुरस्कार इरफान खान को मरणोपरांत दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। 66वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? सोनू सूद, इरफान खान, आयुष्मान खुराना, अक्षय कुमार। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, इरफान खान को बेस्ट एक्टर का अवार्ड फिल्म फेयर पुरस्कार के तहत दिया गया। और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 67वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के तहत बेस्ट एक्टर मनोज बाजपेयी और धनुष को दिया गया था। तो ये फिल्म फेयर अवार्ड और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दोनों को मिक्स मत करिएगा, अलग अलग एक बार सोच के ध्यान से याद करिएगा, याद हो जाएगा। 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार के तहत बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला? तो थप्पड़ को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स चॉइस का अवार्ड किसे मिला? तो अमिताभ बच्चन को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि एवं खाद्य संगठन यानी FAO का वर्ष 2020 का किंग भूमि बोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च को, ICAR को यह पुरस्कार जो FAO के द्वारा दिया जाता है को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन है आपके सामने, आशा भोसले, लता मंगेशकर, श्रेया घोषाल, अनुराधा पौडवाल। तो आशा भोसले को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020 से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2021 में किस मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान 2020 दिए जाने की घोषणा के बिरला फाउंडेशन के द्वारा किया गया? ऑप्शन है आपके सामने, डॉक्टर शरद कुमार लिबांडे, प्रोफेसर शरद पगाड़े, श्री मोहन कृष्ण बोहरा और डी ऑप्शन है अनामिका। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, शरद कुमार लिबांडे को सरस्वती सम्मान 2020 दिए जाने की घोषणा के बिरला फाउंडेशन के द्वारा किया गया और यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही दिया जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि के बिरला फाउंडेशन की तरफ से सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी पुरस्कार, ये 3 पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन की तरफ से प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। तो 2020 के जो पुरस्कार है वो किन्हें मिले और के बिरला फाउंडेशन क्या है? वर्ष 1991 में प्रसिद्ध उद्योगपति के बिरला द्वारा स्थापित के बिरला फाउंडेशन द्वारा साहित्य के क्षेत्र में निम्नलिखित पुरस्कार प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। साहित्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिए जाते हैं और 1991 से यह चला आ रहा है। कौन कौन से पुरस्कार? सरस्वती सम्मान दिया जाता है, व्यास सम्मान दिया जाता है और बिहारी पुरस्कार दिया जाता है। इसमें सरस्वती सम्मान सर्वोच्च है जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं में विगत 10 वर्षों में पहली बार प्रकाशित किसी उत्कृष्ट रचना के लिए दिया जाता है। यह कितने भाषाओं में दिया जाता है? तो 22 भाषाओं में। कौन? 22 भारतीय भाषाओं में विगत 10 वर्षों में प्रकाशित किसी उत्कृष्ट रचना के लिए दिया जाता है। 22 भाषाओं में भी जो हो 10 साल में सर्वश्रेष्ठ हो उनको दिया जाता है सरस्वती सम्मान। व्यास सम्मान किसी भारतीय साहित्यकार को विगत 10 वर्षों में
हिंदी में पहली बार प्रकाशित किसी उत्कृष्ट रचना के लिए दिया जाता है? तो सरस्वती सम्मान 22 भाषाओं में 10 वर्षों में विगत भारतीय भाषा में, जो कि भारत के 8वीं अनुसूची में शामिल है, उससे संबंधित पुरस्कार दिए जाते हैं सरस्वती सम्मान। और व्यास सम्मान हिंदी भाषा में के साहित्यकार को दिया जाता है। और वहीं बिहारी सम्मान राजस्थान के किसी साहित्यकार को विगत 10 वर्षों में पहली बार हिंदी अथवा राजस्थानी में प्रकाशित किसी उत्कृष्ट रचना के लिए दिया जाता है। तो सरस्वती सम्मान, बिहार पुरस्कार और व्यास सम्मान में यही अंतर है। एक बार देख लेते हैं इस बार के पुरस्कारों की। तो सरस्वती सम्मान 2020 किसे दिया गया? मराठी लेखक डॉक्टर शरद कुमार लिबांडो को उनकी मराठी उपन्यास सनातन के लिए। व्यास सम्मान किसे दिया गया? प्रोफेसर शरद पगाड़े को उनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए प्रदान किए गए। वहीं बिहारी सम्मान, और ये किसको दिया? सरस्वती सम्मान 8वीं अनुसूची के 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा को दिया जाएगा, तो इस बार मराठी भाषा को मिला। व्यास सम्मान हिंदी में प्रकाशित किसी एक लेख को दिया जाता है, तो ये पाटलिपुत्र की सामग्री है। और बिहारी सम्मान हिंदी या राजस्थानी भाषा में प्रकाशित किसी राजस्थान के किसी लेखक को दी जाती है। तो बिहारी पुरस्कार किसको दिया गया? तो राजस्थान के हिंदी साहित्यकार श्री मोहन कृष्ण बोहरा को उनकी रचना तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए उनको यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मार्च 2021 में किस मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान 2020 दिए जाने की घोषणा के बिरला फाउंडेशन द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, डॉक्टर शरद कुमार लिबांडे को मराठी भाषा में उनके सनातन के लिए उनको मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। किस उपन्यास के लिए डॉक्टर शरद कुमार लिबांडे को सरस्वती सम्मान 2020 दिए जाने की घोषणा के बिरला फाउंडेशन द्वारा किया गया? तो ऑप्शन है आपके सामने, तस्लीमा संघर्ष और साहित्य, तो नहीं। पाटलिपुत्र की सामग्री, तो नहीं। ऑप्शन सी, सनातन के लिए उन्हें सरस्वती सम्मान दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। मार्च 2021 में किस लेखक को व्यास सम्मान 2020 दिए जाने की घोषणा के बिरला फाउंडेशन द्वारा किया गया? डॉक्टर शरद कुमार लिबांडे को, प्रोफेसर शरद पगाड़े को, श्री मोहन कृष्ण बोहरा को, अनामिका को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोफेसर शरद पगाड़े को व्यास सम्मान दिए जाने की घोषणा 2020 के व्यास सम्मान दिया जाएगा। और आपको पता है कि व्यास सम्मान किसे दिया जाता है? तो हिंदी भाषा के किसी साहित्यकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उपन्यास के लिए प्रोफेसर शरद पगाड़े को व्यास सम्मान 2020 दिए जाने की घोषणा के बिरला फाउंडेशन के द्वारा की गई? तो उनकी जो रचना थी उनका नाम था पाटलिपुत्र की सामग्री। इन्हीं के लिए व्यास सम्मान दिया गया है। किसको? तो प्रोफेसर शरद पगाड़े को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। राजस्थान के किस हिंदी साहित्यकार को, ये आज का 101वां प्रश्न है, किस हिंदी साहित्यकार को बिहारी सम्मान पुरस्कार 2020 दिए जाने की घोषणा के बिरला फाउंडेशन द्वारा किया गया? अब बिहारी सम्मान किसे दिया जाता है? तो राजस्थान के किसी हिंदी या राजस्थानी लेखक को। तो इस बार हिंदी साहित्यकार को मिला है और उनका नाम है श्री मोहन कृष्ण बोहरा। और उनकी रचना थी, उसका क्या नाम है? तो श्री मोहन कृष्ण बोहरा को किस रचना के लिए मिला है बिहारी सम्मान? तो तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए। इस प्रश्न में 102 प्रश्न में उसका उत्तर भी छिपा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योग व्यापार जगत के अर्थ एंड यंग पुरस्कार 2020 के तहत दिया जाने वाला एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया है हर्ष मालीवाला को। और यह कौन है? तो मैरिको कंपनी के चेयरमैन हैं हर्ष मालीवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किए गए घोषणा के अनुसार दक्षिण भारत के किस फिल्म सुपरस्टार को 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, घोषणा की जाती है? तो भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा इस बार 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन है आपके सामने, कमल हसन, चिरंजीवी, महेश बाबू, रजनीकांत। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों रजनीकांत को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजापति ब्रह्म कुमारी की वह मुख्य प्रशासक व राजयोगिनी कौन थी जिनकी मृत्यु मार्च 2021 में हो गई? दादी हृदय मोहिनी, दादी रतन मोहिनी, दादी यीशु, दादी किरण मोहिनी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों दादी हृदय मोहिनी। यह प्रजापति ब्रह्म कुमारी की प्रशासक व राजयोगिनी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी 2023 को मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया है। और किसके प्रयासों से? तो भारत के प्रयासों से। क्वेश्चन भी है, 2023 के मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष हेतु संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव किस देश द्वारा लाया गया था? तो इसका सही उत्तर है भारत के द्वारा। प्रत्येक वर्ष मार्च महीने में किस तिथि को बिहार दिवस मनाया जाता है? तो ये सभी को पता होना चाहिए, 22 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 8 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, 110वां प्रश्न, हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है बिल गेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2021 में वायुसेना का एक मिग 21 बाइसन विमान कहाँ दुर्घटना हो गया? तो यह दुर्घटना कहाँ हुई थी? वायुसेना के मिग 21 बाइसन की दुर्घटना तो ग्वालियर में हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली पुस्तक मेला 2021 का थीम क्या था? तो नई दिल्ली पुस्तक मेला 2021 का थीम था नई शिक्षा नीति 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2021 में किस राज्य ने प्राइवेट कंपनियों में राज्य के अस्थायी निवासियों को नौकरी में 75% आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो यह निर्णय हरियाणा सरकार ने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 से 27 मार्च 2021 के बीच बहुराष्ट्रीय अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 का आयोजन किस देश में किया गया? फ्रांस में, अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, सऊदी अरब में? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत व मध्य एशिया के किस देश की थल सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास तस्तलीक 2 उत्तराखंड के रानीखेत में मार्च 2021 में संपन्न हुआ? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त अभ्यास तस्तलीक 2 उत्तराखंड के रानीखेत में आयोजित हुआ। हाल ही में ईरान ने किस देश के साथ 25 वर्षीय सामरिक सहयोग समझौते की संधि पर हस्ताक्षर किया है? भारत, चीन, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, चीन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अरब देश ने इजराइल में अपना पहला दूतावास मार्च 2021 में खोला? संयुक्त अरब अमीरात ने, सऊदी अरब ने, लेबनान ने, सीरिया ने? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात ने। और आपको पता ही होगा कि इसी साल अब्राहम कॉर्ड नाम से इन दोनों के बीच समझौता भी हुआ था। जेवलिन थ्रो में भारत के किस खिलाड़ी ने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो जेवलिन थ्रो के चैंपियन हैं भारत के नीरज चोपड़ा, और उन्होंने ही यह रिकॉर्ड बनाया था, जो कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक भी जीते हैं इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीनियर राष्ट्रीय फेडरेशन कप एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2020 में पुरुष वर्ग के 100 मीटर का स्वर्ण पदक किस धावक ने जीता? तो इसका सही उत्तर है गुरबिंदर सिंह ने 100 मीटर का पदक जीता। और महिला वर्ग में किसने 100 मीटर का जीता? तो धनलक्ष्मी ने। सीनियर राष्ट्रीय फेडरेशन कप एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में महिला वर्ग के 100 मीटर का स्वर्ण पदक धनलक्ष्मी ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खिलाड़ी ने मार्च में आयोजित स्विस ओपन बैडमिंटन 2021 में पुरुष वर्ग का खिताब अपने नाम किया? ऑप्शन है आपके सामने, के श्रीकांत, एच.एस. प्रणय, ली जिंजिया, विक्टर एलेक्सेन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विक्टर एलेक्सेन। और हम लोग देख लेते हैं स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 के बारे में। पुरुष एकल का खिताब डेनमार्क के विक्टर एलेक्सेन ने जीता, और उप विजेता कुल्लावुट बिथिट जो कि थाईलैंड के हैं वो रहे। और महिला एकल का कैरोलिन मारिन, जो कि स्पेन की शटलर हैं, बैडमिंटन खिलाड़ी है कैरोलिन मारिन। इन्होंने भारत के पीवी सिंधु को हराकर स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता। क्वेश्चन है नेक्स्ट, किस महिला खिलाड़ी ने मार्च में आयोजित स्विस ओपन बैडमिंटन 2021 में के महिला वर्ग का खिताब अपने नाम किया? तो इसका सही उत्तर क्या था? कैरोलिन मारिन। और इन्होंने किसने को पराजित किया था? तो भारत की पीवी सिंधु को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खिलाड़ी ने मार्च में आयोजित ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 के पुरुष वर्ग का खिताब अपने नाम किया? तो स्विस ओपन में तो किसने जीता था? विक्टर एलेक्सेन ने। अब पूछ रहा है ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में किसने जीता? के श्रीकांत ने, एच.एस. प्रणय ने, ली जिंजिया ने, विक्टर एलेक्सेन ने? तो ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप रहे ली जिंजिया। और ये ली जिंजिया कहाँ के हैं? मलेशिया के। और इन्होंने हराया स्विस चैंपियन
विक्टर एलेक्सेंसेन जो कि डेनमार्क के हैं उनको। और महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो जापान की नाओमी ओकुहारा ने। और क्वेश्चन भी है कि ये क्वेश्चन, एक सेकेंड, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा गलत हो गया है। किस महिला खिलाड़ी ने मार्च में आयोजित स्विस ओपन बैडमिंटन 2021 के महिला वर्ग का खिताब जीता? यहाँ स्विस नहीं, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप होगा और इसका आंसर होगा कैरोलिन मारिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 124 नंबर को आप स्किप कर दीजिएगा। 125 नंबर क्वेश्चन, फरवरी मार्च 2021 में इंग्लैंड पुरुष क्रिकेट टीम के टीम हो गए यहाँ पे क्रिकेट टीम के भारत दौरा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो फरवरी मार्च में इंग्लैंड की पुरुष क्रिकेट टीम भारत आई थी और उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों में से आपको सही विकल्प को चुनना है। चार ऑप्शन है, ए 4 मैचों की टेस्ट श्रृंखला में भारत ने इंग्लैंड को 3-1 से हराया, ये सही है। ऑप्शन बी 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला में भारत ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया, तो ये भी सही है। ऑप्शन सी है 5 T20 मैचों की श्रृंखला में भारत ने इंग्लैंड को 3-2 से हराया, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी विकल्प सही है। और हम लोग व्याख्या में भी देख सकते हैं, जो भारत ने 3-1 से जो मैच जीता, 4 टेस्ट मैचों की सीरीज जो है वो 3-1 से जीता था। मैन ऑफ द सीरीज रहे थे रविचंद्र अश्विन। 5 मैचों की T20 सीरीज हुई थी, वह भारत ने 3-2 से जीता और मैन ऑफ द सीरीज विराट कोहली रहे थे। और 3 मैचों की एक दिवसीय सीरीज भारत 2-1 से जीता था, ठीक 2-1 से जीता और मैन ऑफ द मैच रहे जॉनी बेस्टो जो कि इंग्लैंड के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीसीआई के सत्र 2020-21 का विजय हजारे ट्रॉफी का क्रिकेट टूर्नामेंट किस टीम ने जीता? मुंबई ने, उत्तर प्रदेश ने, सौराष्ट्र ने, तमिलनाडु ने। तो यह खिताब मुंबई ने जीता। किसको हराकर? तो फाइनल में उत्तर प्रदेश को हराकर। और मुंबई ने यह खिताब चौथी बार जीता है। और मुंबई टीम के कप्तान कौन थे? पृथ्वी शॉ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बात कही जा रही है, एक ही ओवर में 6 छक्के लगाने। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आ जाता है टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट और T20 इंटरनेशनल क्रिकेट, इंटरनेशनल मैच, ठीक। तो इन सबको मिलाकर तीसरे खिलाड़ी बन गए। ऑप्शन है आपके सामने क्रिस गेल, विराट कोहली, कैरन पोलार्ड, डेविड वार्नर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कैरन पोलार्ड। एक बार हम लोग व्याख्या में देख लेते हैं। मार्च 2021 में श्रीलंका और वेस्ट इंडीज के बीच खेले गए T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वेस्ट इंडीज के कैरन पोलार्ड ने श्रीलंका के अकिला धनंजय के एक ही ओवर में 6 छक्के लगाकर अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में युवराज सिंह के बाद दूसरे तथा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए। कौन? कैरन पोलार्ड। T20 में पहला किसने मारा था 6 बॉल में 6 छक्का? तो युवराज सिंह ने 2007 के वर्ल्ड कप के एक मैच के दौरान इंग्लैंड के, क्या नाम था गेंदबाज का, मेरे दिमाग से उसका नाम उतर रहा है, अभी वो खेलता है टेस्ट में, उसके 6 गेंदों पे 6 छक्के लगाए थे युवराज सिंह ने। और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले एकमात्र बल्लेबाज दक्षिण अफ्रीका के हर्षल गिब्स है। तो T20 में 2 और एक दिवसीय में 1, टोटल 3 छक्के लगे। हाँ, क्रिस ब्रॉड, उनके गेंद पे, ब्रॉड के गेंद पे छक्के लगाए थे युवराज सिंह ने। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 14वीं हैट्रिक लगाने वाले अकिला धनंजय किस देश के खिलाड़ी है? तो ये अकिला धनंजय श्रीलंका के खिलाड़ी है और इन्होंने 14वीं हैट्रिक ली है। और उसी मैच में जिस ओवर में उन्होंने हैट्रिक लिया उसके अगले ओवर में ही कैरन पोलार्ड ने इनके 6 गेंदों पर 6 छक्का लगाया था। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 अप्रैल 2021 को खेला गया आईपीएल का 14वां संस्करण के सभी मैच कितने शहरों में कितने शहरों में खेला जाएगा? 8 में, 10 में, 7 में, 6 में। तो इस बार 6 शहर में ही पूरा मैच को समाप्त कर लिया गया। तो इसका सही उत्तर होगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का 30वां प्रश्न, बीसीसीआई का महिलाओं की ओडीआई
ट्रॉफी के एक मैच में कहाँ की महिला टीम ने 4 गेंदों में ही मैच जीत लिया? तो यह मैच मुंबई की टीम ने जीत लिया था। एक मैच में जो विपक्षी जो टीम थी, नागालैंड और मुंबई के बीच मैच हो रहा था। नागालैंड की पूरी टीम 17.4 ओवर में 17 रन बनाकर आउट हो गई और वह 17 रन जीत के लिए मुंबई की जो महिला टीम थी वो 4 गेंदों में ही बिना विकेट खोए प्राप्त कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2021 में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने एटीपी रैंकिंग में सर्वाधिक समय तक नंबर 1 खिलाड़ी रहने का रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड किस टेनिस खिलाड़ी के नाम था? तो यह रिकॉर्ड इससे पहले रोजर फेडरर के नाम था। उन्होंने लगातार 310 सप्ताह तक विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बने रहने का रिकॉर्ड बनाया था। और रोजर फेडरर किस देश के हैं? तो स्विट्जरलैंड के, जिसका रिकॉर्ड हाल ही फिलहाल में नोवाक जोकोविच ने तोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी और AIFF के क्लब फुटबॉल लीग के 14वें संस्करण का खिताब किसने जीता? मोहन बगान ने, चर्चिल ब्रदर्स ने, गोकुल केरल ने, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों गोकुलम केरल ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम प्रश्न, वर्ष 2021 की पहली फार्मूला 1 रेस बहरीन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? निको रोसबर्ग, सेबेस्टियन वेटल, लुइस हैमिल्टन, फर्नांडो अलोंसो। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, लुइस हैमिल्टन ने 2021 का पहला फार्मूला 1 बहरीन ग्रां प्री जीता था। और दोस्तों जो मैंने छक्के की बात कही थी वह क्रिस ब्रॉड नहीं बल्कि स्टुअर्ट ब्रॉड के गेंदों पर छक्का लगाया था। युवराज सिंह ने 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए थे। स्टुअर्ट ब्रॉड गेंदबाज थे, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज, अभी भी वो अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल रहे हैं और उनके पिता का नाम था क्रिस ब्रॉड के बेटे थे स्टुअर्ट ब्रॉड। ठीक है, तो आज की जो प्रश्न श्रृंखला थी मार्च महीने के सभी महत्वपूर्ण घटनाक्रम परीक्षा की दृष्टि से जितने भी प्रश्न बन सकते थे उसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। और उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो वीडियो होगा जो मार्च के करंट अफेयर से रिलेटेड है, प्रतियोगिता दर्पण से रिलेटेड है, ये आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो अगर दोस्तों हमारा ये चैनल और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।